अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद ज़िया, होपफुली यू ऑल आर फाइन। और बेसिकली आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ है एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल के अंदर आज हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल बेसिकली होता क्या है, एमएस एक्सेल में किस तरीके से काम किया जाता है, एमएस एक्सेल का फीचर्स क्या है और किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्लास होगी हम आज एमएस एक्सेल की। ठीक है, और इसको हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर क्या था। बेसिकली अगर मैं एक्सेल को देखूं कि एक्सेल है क्या, तो एक्सेल एक हमारे पास एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, हम इसको मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज की मदद से हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ओवरऑल प्रीवियसली लेक्चर्स जो हमने देखे एमएस वर्ड के, उसके अंदर हमारे पास ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते थे। ठीक है, उस पेज को हम क्या कहते थे, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते थे, उस स्क्रीन को हम क्या कहते थे, डॉक्यूमेंट। ठीक है, बट एक्सेल के अंदर उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेल में हम कहते हैं उस चीज को वर्कबुक। ओवरऑल जो विंडो आपको ये नजर आ रही है, वो विंडो जो आपको ये नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्कबुक। ठीक है, और इस वर्कबुक के अंदर क्या होती है, वर्कशीट्स होती है, मल्टीपल वर्कशीट्स आती है। ये मल्टीपल वर्कशीट्स आ रही है, यहाँ पे हम मल्टीपल वर्कशीट्स दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ एबीसीडी जो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, ये कहलाते हैं कॉलम्स। और वर्टिकली ये रिप्रेजेंट जो है ये कहलाती है रॉस। मतलब वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ रही है कॉलम्स है, और हॉरिजॉन्टल जो मुझे डिस्प्ले होती है मेरे पास रॉ है। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं सेल्स। और जो बॉक्स सबसे ज्यादा बोल्ड हुआ हुआ है उसे हम कहते हैं कर्सर। ठीक है, अच्छा, ये तो छोटी सी इसकी आइडेंटिफिकेशन के एक्सेल के डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं। इसके साथ ही साथ एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनीज की बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जिसके अंदर हम मल्टीपल कैलकुलेशन करते होते हैं, जिसमें वो अपनी इन्वेंटरी भी मैनेज कर रहा होता है, जिसमें वो अटेंडेंस सिस्टम भी बना रहा होता है, जिसके अंदर वो अपना जो है पैटी कैश भी बना रहा होता है, लेजर भी बना रहा है, अकाउंट रिसीवेबल पे भी काम करता है, कैश बुक पे भी काम करता है, लेजर भी बना रहा है। मल्टीपल चीजों पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। कंपनी इसको एज अ सैलरी बेस के लिए भी यूज कर रही होती है। इसके अंदर हम अपने कैलकुलेशन की मदद से अपने काम को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अभी जो मेरे पास एक्सेल का वर्जन 2016 है, एक और वर्जन हमारे पास लॉन्च हो चुका है 2019 में। तो डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से आप काम करते हो। तो अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं, तो नॉर्मली जिस तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे, आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते हो, तो यहाँ पे एक्सेल पे रहते हुए आप वो तमाम रिपोर्टिंग बना सकते हो जिसमें आपको घंटों लग रहे हो। ठीक है, मतलब एक शीट पे मैंने जनरल एंट्रीज पूरी बनाई है। एंट्रीज बनाने के बाद उसको मैं ले जाता हूँ उसके लेजर के अंदर, और लेजर पे लेके जाने के बाद उसकी बैलेंस शीट भी क्रिएट कर सकता हूँ, उसको मल्टीपल काम कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं सिनेरियोस अप्लाई कर सकता हूँ, टूल सीक अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारी चीजें होती क्या है, ये आपको तब पता लगेगा जब आप ये चीज पढ़ोगे। ठीक है, तो मैक्रोस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, मैक्रोस है, जिसके अंदर मल्टीपल हम फंक्शन परफॉर्म करते होते हैं। ठीक है, वीबीए भी करते होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करते होते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं आपसे बात की कि एक्सेल के अंदर ग्राफिंग के थ्रू हम अपनी डाटा की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी समरी दिखा सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, प्राइवेट टेबल है। ठीक है, एक तो नॉर्मली आप यूज कर रहे होते हो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्राइवेट टेबल है, तो आप प्राइवेट टेबल के थ्रू भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन, उसका ग्राफ जो है वो दिखा सकते हो। बट ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। एक्सेल के अंदर भी फॉर्मूलाज ऑप्शन है, मल्टीपल फाइनेंशियल मॉडलिंग मुझे करनी है, मैं उसको वो कर सकता हूँ। मुझे बेसिक कैलकुलेशन करनी है, मैं वो कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मुझे करने हैं, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे एरर चेकिंग करनी है, मैं वो कर सकता हूँ। मुझे कैलकुलेशन के एक क्लिक के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती होती है। ठीक है, डाटा के अंदर मेरे को बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसके अंदर मैं काम इंपोर्ट कर सकता हूँ, डाटा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, डाटा, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। मोस्टली रिपीट, अब समटाइम क्या होता है कि हम कॉपी पे कोई भी नंबर वगैरह लिख रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं। समटाइम मोस्टली क्या होता है कि एक नंबर 3-4 दफा हमारा रिपीट हो जाता है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ, मैं एक्सेल को वही करता हूँ
और इन केस के मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड डबलिंग हो गई है उस रिकॉर्ड की, तो मेरे पास ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट का, मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। मैं अपनी वैल्यू को रिस्ट्रिक्टनेस लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने डाटा को मैनेज कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गोल ग्लोब एंड ग्लोब सब टोटल के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे रिव्यू में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। रिव्यू के अंदर मेरे पास जो है वो प्रोटेक्ट शीट का भी आ रहा है और एडिट रेंज अलाउ का भी आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है मैक्रोस का, ठीक है। तो ओवरऑल इस एक्सेल के अंदर बहुत कुछ है। अगर मैं इसको लेके चलूँ कंपनी पे, आप फाइनेंस के अंदर आ जाओ, वहां पे भी एक्सेल है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाओ, एक्सेल के बगैर जो वर्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बेसिक स्टार्ट करते हैं एक्सेल की। एक्सेल के हमारे पास किस तरीके से काम किया जाता है, एक्सेल के अंदर हमारा क्या काम है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो सेल आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सेल आइडेंटिफिकेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। इफ आई राइट हाय, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय, ठीक है। अब मुझे हाय को आइडेंटिफाई करना है कि हाय जो है वो कौन से सेल में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सेल कौन सा है, सेल को कभी भी आपने आइडेंटिफाई करना हो तो आप इस तरीके से करोगे सेल को आइडेंटिफाई। सबसे पहले आप उसका देखोगे कॉलम, ठीक है। आपने कॉलम देखा, कॉलम कौन सा आ रहा है इसका, ई कॉलम है। उसके बाद आप क्या देखोगे, सी रॉ, रॉ कौन सी है 5, तो इसका कॉलम सेल कौन सा हो गया। पहले आपने कॉलम देखा, फिर आपने रॉ देखी, अब सेल कौन सा हो गया इसका E5। मतलब अगर आपने कभी भी सेल आइडेंटिफाई करना है तो आप सबसे पहले उसका कॉलम चेक करोगे वो कौन सी कॉलम में है, उसके बाद उसकी रॉ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा E5 पे है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे लिखा है मैंने क्रिएटिव, ठीक है। अब मुझे देखना है क्रिएटिव कौन से सेल में लिखा हुआ है, तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही बता सकता हूँ, ये मेरे पास D12 में लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों, डी जो है मेरे पास कॉलम आ रहा है और 12 क्या है, रॉ है। और इवन जब मैं कर्सर रखूंगा तो ये मुझे बता रहा है ये मेरा D12 इसका सेल नंबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारे पास सेल आइडेंटिफिकेशन। इन केस के अगर मैं कोई नंबर राइट कर रहा हूँ, 45 मैंने राइट किया, तो 45 कौन से सेल में लिखा हुआ है, I4 में, ठीक है। आई पे आ गया मेरे पास, कॉलम आ गया और 4 क्या है, इसकी रॉ आ गई। इन केस चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मोहम्मद जिया रईस, ठीक है। अब ये कौन सा सेल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो अब अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम ये बी में भी शो हो रहा है और कॉलम सी में भी शो हो रहा है। रॉ कौन सी है, रो है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका तरीका क्या है, मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ। सबसे ऊपर जो आ रही है वो आपके पास टाइटल बार है, फिर आपके पास टैब बार आती है, ठीक है। और इसको हम रिबन एरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिबन एरिया आता है, ये हमारी फॉर्मूला बार कहलाती है। जहां जो भी हम फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे तो वो फॉर्मूला यहाँ पे हमें शो होगा, ये हमारी फॉर्मूला बार है। उसके बाद हमारे पास जो शो हो रहा है ये नेम बॉक्स कहलाता है। ये सेल का आइडेंटिफायर होता है कि आपका कर्सर कौन से सेल में। देखो अभी मेरा कर्सर H7 में, तो ये शो करते हैं H7, लेकिन मुझे जो आइडेंटिफाई करना है वो बेसिकली करना है P4 को। तो P4 मेरे पास कौन से सेल में लिखा हुआ है ये हमें देखना है, ठीक है। मतलब मोहम्मद जिया रईस जो सेल में लिखा हुआ है, कौन से सेल में लिखा हुआ है वो हमें देखना है। तो आपने कर्सर रखा C4 पे, C4 पे देखो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब C4 खाली है। E4 पे जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो पूरा नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो मोहम्मद जिया रईस लिखा हुआ है ये कौन से सेल में लिखा हुआ है, E4 पे लिखा हुआ है। अब ये इधर शो क्यों हो रहा है, क्योंकि इस कॉलम की विड्थ कम है। आप इसकी विड्थ अगर स्ट्रेच करोगे तो ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बट आपने स्टार्टिंग में विड्थ स्ट्रेच नहीं करनी है, ये एक अलग तरीके से हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो उसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इन केस की कभी इस तरीके से हो तो आपने कॉलम छोड़ के आगे नहीं लिखना है, बट इसी के अंदर लिखना है आपको, ठीक है। इसी के अंदर आपने लिखना है यहाँ, ठीक है, इसी के अंदर आपने लिखना होता है। तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये हमने क्या डिस्कस किया, सेल आइडेंटिफायर के सेल हमारे पास क्या होता है, सेल को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं।
अब हम करते हैं बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 10 और एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 50। अब मुझे दोनों को प्लस करना है। नॉर्मली हमें ऐसे ही आंसर पता लग रहा है कि आंसर क्या है, 60 आना है, बट इफ आई अप्लाई फार्मूला सो अच्छा, सबसे पहले कोई भी आप फॉर्मूला जब इम्प्लीमेंट करोगे तो हर फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक एक रूल होता है। वो रूल क्या, इक्वल टू। हर इक्वेशन में स्टार्टिंग में क्या आता है, इक्वल टू आता है। इसी तरीके से फॉर्मूले में आप यहाँ भी क्या लगाओगे, इक्वल टू लगाओगे। इक्वल टू लगाने के बाद आप क्या करोगे, 10 को पिक करोगे। 10 कौन से सेल में लिखा हुआ है आपके, D4 में, तो आपने क्या लिख दिया, D4। करना क्या है, प्लस करना है, उसके बाद आपने दे दिया प्लस। किससे करना है, 50 से। 50 कौन से सेल में लिखा हुआ है, D5, ठीक है। एंटर करोगे, देखो दोनों सेल हाईलाइट हो गए, एंटर करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 60। अब 60 तो आप ऐसे लिख सकते थे। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इन केस के अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी हो तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई नंबर जो हमसे गलत प्रिंट अगर हो जाता है तो हमारे लिए एडवांटेज होता है कि अगर हमने फॉर्मूला उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो हम वो टैली कर लेगा उसको कि उसका रिजल्ट क्या आना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या काम करते हैं कि इक्वल टू लगाया और 6 को यूं करके क्लिक करके पिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ से ये पिक कर लिया, इंटर कर दिया। आंसर तब भी आ जाए, चीज गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस गलत है। क्यों, क्योंकि उसमें आप बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इस तरीके से काम करते हुए, जब वो माउस से इस तरीके से स्ट्रेच करते होते हैं तो उनको जब हम कोई कंडीशन देते हैं ना, वो वहां पे फेल हो जाते हैं। वो वहां पे भी माउस को स्ट्रेचिंग करते होते हैं, माउस को पिक करते हैं, उनकी लॉजिक कंफर्म नहीं होती, लॉजिक क्लियर नहीं होती। तो कभी भी आपने यूज करना हो, पहले आप सेल आइडेंटिफायर के थ्रू काम करो, ठीक है। आपको पता है 1300 कौन से सेल में लिखा हुआ है, आपको पता है F6 में, तो F6 मैंने कर दिया, ये वही पिक हुआ। इसका मतलब क्या है, मेरी सेल आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब मुझे अगर माइनस करना है तो मैं माइनस लगाऊंगा, मैं एरो की के थ्रू भी इस सिलेक्शन को मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। और 700 से करना है तो मैंने 700 से माइनस कर दिया, ये माइनस का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से मुझे डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 से करना है, और 2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 600 मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा। 600 को मैंने पिक किया, डिवाइड का साइन लगाया, 2 लिख दिया, कोई मसला नहीं, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। और अगर मुझे 300 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करूंगा, 300 को मैंने पिक किया, मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक लगाते हैं, स्टैटिक लगाया और मल्टीप्लाई करके ये आ गया 30,000 आ गया। अब फिर काम सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इन दो नंबर पे। मैं इसको करता हूँ 0, इसको करता हूँ 0, सबसे यहाँ पे मैं करता हूँ 150, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ मैं 350। बात क्लियर हुई आपको। देखो इन केस के अगर कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में उसको मुझे मैसेज करके वो चीज आप डिस्कस कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ये बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मेरी मेहनत जाया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा मुझसे पढ़ा है और पढ़ने के बाद अगर वो कहीं जा रहा है तो उसको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि उसने जो लर्न किया उसने सारा कुछ वही लर्न किया होता है जो प्रोफेशनल लाइफ में हम काम करते होते हैं, ठीक है। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को वही चीज डिलीवर करूँ जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम हो रहा है, ना कि जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाओ, ठीक है। तो बाकी ये बात हकीकत है कि बंदा जब तक प्रोफेशनल लाइफ में इन नहीं होता खुद, तो उसको वो बहुत सारी चीजें हैं वो उसको नहीं मिलती, लेकिन एटलीस्ट उसको सारी चीजें पता हो जब वो किसी फील्ड में, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने बेसिकली सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम एक काम करेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, हम निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, ये बल्कि ये लिखा हुआ है, ये 500 लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है।
मैं 500 की आप वो बात करते हो ना जैसे कि बिजनेस के अंदर कि भाई ये नंबर लिखा हुआ है मेरे पास और इसकी मुझे परसेंट निकालनी है, 10% निकालना है इसका, 500 का 10% क्या होगा ये हमें मालूम करना है। तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी, इजिकल टू के बाद आपने क्या किया? इजिकल टू के बाद आपने डायरेक्टली पिक किया 500 को, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 50 से। 5% लेना है तो 5 लगाओगे और परसेंट का साइन लगा दो, सिंपल। जो नॉर्मली आप टैबलेट वगैरह समटाइम लेने जाते होगे तो आपको देते होंगे कि भाई ये इतने परसेंट आपको डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 5%, अब 100 में से 5% निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे? आपने सबसे पहले सेल पिक किया जिसकी आपने परसेंट निकाली, मतलब जो आपका जो भी अमाउंट है, जो भी रेट है आपका, उसको आपने पिक किया, मल्टीप्लाई दोगे और 5 लिख के परसेंट दे दोगे, ठीक है। तो आपके पास इसका क्या आ गया? 5% आ गया। ये परसेंटेज का क्या है? फॉर्मूला। अच्छा देखो, फॉर्मूला बार में आपको 25 नजर आ रहा है ना, लेकिन फॉर्मूला बार के अंदर देखो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार कहते हैं, ठीक है। एक और तरीका है परसेंटेज निकालने का, इजिकल टू 500 को हमने लिख किया, मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100, जो आप 55 से करते हुए आ रहे हो, ठीक है। हम लोग तो स्कूल में ही करते थे ना बचपन में। तो अब जो आप इस लेवल पे आओगे थोड़ा सा जाहिर है खुद को भी एडवांस करना है, मॉडिफाई करना है, बट तरीके दोनों हमारे पास सही है, हमारे पास जो है वो सारी चीजें उसमें ओके आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने 2% लिया है, आप यहाँ पे 5% भी ले सकते हो, तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। और भी तरीके हैं, फिलहाल ये दो ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम काम कर रहे होते हैं। एक ये है आपके पास, ठीक है, और एक ये चीज है आपके पास। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं आपके पास परसेंटेज के। ये भी आपके पास परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये भी आपके पास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अच्छा, अब समटाइम ऐसा होता है कि कोई चीज आपने गलत लिख दी, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5% अभी मालूम किया हुआ है ना, अब मुझे मालूम करना है 10%, तो मैं क्या करूंगा? एक तो तरीका है कि अगर मैं दोबारा इक्वल टू कर रहा हूँ तो पुराना वाला रेस हो गया, मेरे मतलब मेरा ये है कि मेहनत हमारी जाया हो गई। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, किसी फॉर्मूले के अंदर मुझे एडिट करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा वो हम देखते हैं। एक तो तरीका है, आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करो और 5 हटा के आपने 10 लिख दिया, तो वो 50% आ गया। अदरवाइज आपने अगर काम करना है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जो है F2 करो, मतलब जिस सेल के अंदर आपने एडिट करना है वहां पे कर्सर लेके जाओ अपना और F2 प्रेस करके आप क्या कर दोगे? उसके अंदर चेंजेस कर दोगे। F2 प्रेस किया आपने, चेंजेस की, सपोज करो मैं 15 कर देता हूँ, ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है। अच्छा, कंपनीज में, ऑफिस में जब आप काम करते हो तो गुड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस आपकी यही होती है कि माउस को कम से कम यूज करो, कीबोर्ड से ज्यादा काम करो, ठीक है। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस कहलाती है और आपका काम भी जल्दी होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन हमने देख ली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, फॉर्मूलाज देख ली। एक और फॉर्मूला उसमें आपने अप्लाई करता हूँ, सपोज करो मुझे ये तमाम नंबर है, इन सब का सम चाहिए। अभी मैंने आपको जो सिखाया इक्वल टू, और इस नंबर को आप सेल को ले लिया, इस तरीके से आपने सेल को ले लिया, इस तरीके से आपने सेल को ले लिया और प्लस कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी में और एडिट करना है तो आप जो अगेन जो है वो अपने नंबर को जो है वो आप टैली करोगे, तमाम। अच्छा, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला लेंथी हो रहा है, इस तरीके से वो आप लिखते हो ना, एक दो नंबर हो तो क्लियर है, कोई मसला नहीं है। बट जब आपने रेंज के अंदर समेशन करना है, रेंज के अंदर आपने ज्यादा नंबर को सम अप करना है, तो आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये वहां पे आपकी बैड प्रैक्टिस कहलाएगी। ये कहाँ अच्छी है? जब आपने दो नंबर को प्लस करना है तो आपने डायरेक्टली एक नंबर को ये पिक किया प्लस दूसरे नंबर को ये पिक कर लिया, ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। बट जब आपने एक रेंज के अंदर काम करना है, मतलब इस पूरी रेंज को काम करना है, वहां पे आपकी प्रैक्टिस क्या है? बेड प्रैक्टिस है, क्योंकि आपकी मेहनत ज्यादा है, सेल ज्यादा है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, इजिकल टू सम और ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब देखो रेंज मेरी क्या से स्टार्ट हो रही है? रेंज स्टार्ट हो रही है D4 से, तो मैंने क्या लिखा? D4। और रेंज बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉलन, मतलब शिफ्ट के साथ मैंने सेमीकोलन दबाया तो मेरे को कॉलम आ जाता है, ठीक है, कॉलन आ गया। उसके बाद फर्स्ट सेल इन बिटवीन, रेशियो भी हम इसको कहते हैं, फर्स्ट सेल इन बिटवीन रेशियो, देन लास्ट सेल। लास्ट सेल मेरे पास क्या है? D13।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा D30। इसने क्या करते हैं मेरी पूरी रेंज को पिक कर लिया, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इंटर करूंगा तो मुझे इसका सम मिलेगा। अब देखो आसान हो गई, मैंने पूरी रेंज को भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, देखो सबसे पहले इक्वल टू के बाद हमने सम का फंक्शन अप्लाई किया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद हमने रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया 150 है, 150 का सेल नंबर हमारे पास क्या है D4 है। उसके बाद हमने कॉलन लगाया, कॉलन आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये एक D13 आ गया। इससे हम कहते हैं रेंज को डिफाइन करना, या इससे हम कहते हैं एरे भी कहते हैं, ठीक है। एरे मतलब जो सेल्स अपने पास स्टोर कर ले वो मेरे पास क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। गॉट इट। अच्छा नाउ तो हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने सीखा जो कि हमारे पास सम का है, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी टोटल अपने 6 फॉर्मूलाज को यूज किया है हमने, और 6 फॉर्मूलाज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और सम ऑफ का फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटाता हूँ मैं, ठीक है, और इसके थ्रू मैं एक शीट आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इन सबको रेस कर दिया, अब शीट एक बना रहा हूँ। सपोज करो एक इनवॉइस है, इनवॉइस आप सबको पता है किसे कहते हैं, बिलिंग जो है हमारे पास। अब इसके अंदर मैं कुछ हेड्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर है, ठीक है, और प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट, ठीक है। ये मैंने फील्ड्स बना दी, और इस फील्ड के बाद अब मैं क्या काम करूंगा, अब मुझे ये देखना है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, या आपको डिपेंड करता है। प्रोडक्ट आपने कोई भी ले ली, देखो इस टाइम जो है भूख लग रही है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिंगर, ले लेता हूँ, थोड़ा भूख को और जो है वो थोड़ा सा अपडेट करते हैं, ठीक है। जिंगर विदाउट कूलिंग मजा नहीं आएगा, ठीक है। और समटाइम पिज्जा भी अच्छा लगता है, सही है। और जो है हम बहुत सारी चीजें खैर ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर भूख लगी है, मैं भी अपने साथ बुला रहा है, लेकिन अभी नहीं बुला सकता, उसके लिए आपको अलग से फिर हम पार्टी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो है यहाँ पे मैं एक सैंडविच ले लेता हूँ, फिलहाल एक मैंने सपोज करो जिंगर लिख लिया, कोल्ड लिख, ठीक है। पिज्जा मैंने राइट कर दिया, एक पिज्जा राइट कर दिया, एक सैंडविच राइट कर दिया, ठीक है। क्वांटिटी अब फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, एक करूँगा, लेकिन मैं हमेशा अपनी चीज़ें जो है वो शेयरिंग बेस्ट जो है वो ऑप्शन होता है कि जब आप 1 से 2 हो, 3 हो तो फिर आप खाओ तो एक खाने का भी एक अलग मजा आता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी, ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 जो पूरी गैदरिंग है, ठीक है। तो 2 कोल्ड तो बनती है जो लोग या लीटर वॉट एवर। अब यहाँ पे 2 पिज्जा भी हमारे पास बनते हैं, पिज्जा भी हमारे पास 3 हो गए, सैंडविच भी हमारे पास, मतलब अपने हिसाब से आपने क्वांटिटी जो है वो सेट कर ली, ठीक है। अब आप क्या काम करते हो, उसके बाद आपने अमाउंट, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट क्या होता है, मतलब एक जिंगर कितने का है, 180 रुपए का है, 6 जिंगर कितने के होंगे, आप हिसाब लगा लो, खुद आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से आप काम करोगे, आपने क्या किया, इक्वल टू दिया, रेट क्या है, रेट है आपका 180 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मतलब रेट को मल्टीप्लाई करवा दिया आपने क्वांटिटी के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, इनका आपके पास डायरेक्टली जो है वो क्या आ गया, इसका अमाउंट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसका अमाउंट निकालना है, तो आपने मतलब कोल्ड का अमाउंट निकालना है, C4 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया D4, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट, अब भाई सपोज करो डी भी चल रही है, कुछ भी चल रही है, जब कोई चीज आप परचेज करते हो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिस्काउंट कहते किसे, डिस्काउंट हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर कमी आए, मतलब डिस्काउंट वो चीज होती है हमारी जो एक्चुअल अमाउंट के अंदर कमी लेके आए। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल है मेरे पास, ऑलमोस्ट 40,000 का मोबाइल है, ठीक है, उसमें मुझे 2% एग्जाम्पल डिस्काउंट मिल गया, सपोज करो उसमें 400 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल गया अगर, ठीक है, तो वो मोबाइल अब मुझे कितने का मिलेगा,
वो मुझे कितने का मिलेगा, 39,600 का वो मुझे मोबाइल मिलेगा। ठीक है, इन केस के अगर मुझे 500 डिस्काउंट मिल गया, तो पहले वो मोबाइल कितने का था, 40,000 का था, अब मोबाइल कितना है, 39,500 का हो गया, मतलब 500 रुपए कम हो गया। 500 रुपए आपने एक तरीके से लिख दिए 500। ये तो होता है फिक्स डिस्काउंट। देखो दो तरीके से निकाल रहे हो आप, एक होता है फिक्स और एक होता है परसेंट। अभी हमने जो निकाला है वो फिक्स के थ्रू निकाला है। जब मार्केट में आप जाते हो ना कि शॉपकीपर क्या कहता है, बाजी ये आप पूरी मार्केट ढूंढो, इस रेट पे आपको नहीं मिलेगा, मैंने आपके ऊपर 100 रुपए छोड़ दिए। ठीक है, बाजी भी ढूंढ नहीं है, कहीं तो मिलेगा, फिर मैं से फ्री में लेके आऊंगी। ठीक है, फिलहाल ये क्या है, फिक्स डिस्काउंट है। बट हम लोग कंपनीज में या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखें तो हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज। तो अब परसेंटेज के थ्रू मैं डिस्काउंट किस तरीके से निकालूंगा, तरीकेकार वही होगा। आपने क्या करना है, इक्वल टू, अभी आपने पहले पढ़ा था परसेंटेज का फॉर्मूला, अमाउंट, जिस अमाउंट से आप डिस्काउंट निकालना चाह रहे हो मल्टीप्लाई बाय 2% लेना है, आपने 2% डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, ये आ गया आपके पास 4.8। ठीक है, तो इसका 2% आ गया। देखो डिस्काउंट ले भी किस पे रहा है, फोल्डिंग पे डिस्काउंट ले रहा है यार। ठीक है, फिलहाल तो ये डिस्काउंट आ गया आपका। उसके बाद अगर मैं इसका अमाउंट निकालूं, रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, इन केस में अगर इस पर डिस्काउंट लेता हूं तो आप मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से दोनों तरीके से मैंने डिस्काउंट आपको निकाल के दिखा दिया। ये तरीका में डिस्काउंट निकालने का मतलब परसेंटेज है। ठीक है, और ये तरीका भी परसेंटेज है। ठीक है, नेट अमाउंट, भाई आपको जो जीगर मिल रहे थे 1680 रुपए के मिल रहे थे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अमाउंट को माइनस करोगे आप डिस्काउंट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट अमाउंट। अमाउंट को माइनस किया आपने डिस्काउंट से, तो क्या आ गया, नेट अमाउंट। ठीक है, क्योंकि आपको रेट, ये वो रेट है जो रेट आप शॉपकीपर को देते हो। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सपोज करो ये आपका पूरा बिल है। अच्छा, इस तरीके से मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना। एक और तरीका होता है बेस्ट प्रैक्टिस, वो इसको मैं डिलीट करता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैंने 1% दिया और सबको मैं इक्वल परसेंट पे डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100, सॉरी ये आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद इन तमाम को मैंने सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, अप्लाई हो गया। कितनी जल्दी काम हो गया, आपकी कैलकुलेशन टाइम सेविंग हो गई। कैसे, सबसे पहले इस पे कर्सर लेके गया, कॉपी किया, Ctrl+C, उसके बाद इन तमाम को मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और इंटर कर दिया। ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या हो गया, सब पे रिपीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। ठीक, उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, टोटल अमाउंट, मतलब टोटल बिल कितने का बना भाई। टोटल बिल आपका एक तो तरीका है इक्वल टू सम फर्स्ट सेल, रेंज कहां से स्टार्ट करनी है आपने, यहाँ से शिफ्ट दबा के डायरेक्ट आप नीचे लेके आ जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इंटर किया गया आपके पास। ठीक है, अब सम टाइम ऐसा होता है कि लोग एडवांस भी दे रहे होते हैं, एडवांस अमाउंट। अगर किसी ने एडवांस दिया हुआ, सपोज करो इन्होंने जो है वो 200 रुपये एडवांस दे दिए थे भाई। उसके बाद बैलेंस मालूम करना है कि अब फाइनल जो है वो बैलेंस कितना बचा है। तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट में से माइनस कर दोगे इस चीज को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये एक बैलेंस आ गया। ठीक है, अब ये शीट आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी करता हूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग किस तरीके से होगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने इनवॉइस लिखा हुआ है, ये वहां तक कि आप अपने लिए को सिलेक्ट करोगे जहां तक कि आपकी हेड्स हैं, जहां तक कि आपकी फील्ड है। उसके बाद आप क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर करोगे, तो ये आपके पास मर्ज एंड सेंटर हो गया। इसका फॉन्ट साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर दो। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप इन हेड्स को सिलेक्ट करो और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ साइड आप सेंटर करके इसको रैप टेक्स्ट कर दो। रैप टेक्स्ट करने से एडवांटेज क्या होगा, वो एरिया जो नेक्स्ट सेल के अंदर आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा था वो सेट हो जाएगा। फिर आपने इतने एरिया को सिलेक्ट करना है और इस पे क्या करो, यहाँ से आप अप्लाई कर दो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर दोगे। इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसकी विद आप थोड़ी सी कम करोगे, सेल की प्रोडक्ट की आप थोड़ी सी विद इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, और बाकी अपने सारे कंटेंट को आपने इस तरीके से सेंटर अलाइन कर दिया है। इसको भी आपने सेंटर अलाइन कर दिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, इनको दोनों को सिलेक्ट करके। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, क्योंकि जब देखो काम आप करते हो ना, तो काम करने के साथ साथ आपको डाटा की रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। ठीक
है। अब ऐसा नहीं है काम कर दिया लेकिन वो किसी के समझ में नहीं आ रहा, तो काम की फिर इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं रहेगी। आपने इस तरीके से क्या करती है कि रिकॉर्ड अपना मैनेज किया, ठीक है। अब देखो सारा काम आपको समझ में आ रहा है। अब देखो सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करें, फॉर्मूला लगाने का एडवांटेज क्या है। सपोज करो जिंगर की ये रेट नहीं थे, जिंगर के रेट थे भाई आपके 450। देखो किस तरीके से कैलकुलेशन हुई, अपडेट हो गई डायरेक्टली। आपके जिंगर 12 पीस है, देखो अमाउंट भी चेंज, डिस्काउंट भी चेंज, सारी चीजें चेंज, बैलेंस भी चेंज। ये देखो, तो ये एडवांटेज है काम करने का। अब आपके पास जो भी चीज है ना, आप इसको हटा दो तो सब जीरो हो गया। इन केस के आपके पास कोई भी बंदा है जिंगर लेने, जिंगर का रेट क्या है, सपोज करो 550 है, कितने जिंगर चाहिए उसको, 12 जिंगर चाहिए। ये लो भाई आपका बिल जो है वो, अब हर बंदा तो एडवांस नहीं देता ना, ऑन द स्पॉट काम होता है। आपका बिल जो है वो 6270। और क्या है इसके अलावा, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक कितनी है भाई, कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक का रेट है, सपोज करो ये रेट है, कितनी है कोल्ड ड्रिंक, 4 है। ये सारी चीजें, और आप कंडीशंस भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। बट ये कि आज जो हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं वो यही चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सेल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक्सेल का काम क्या होता है, मतलब एक्सेल का काम जो है वो क्या होता है फील्ड के अंदर, और वैसे आप एक्सेल को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। हमने ये सारी चीजें आज सीखी हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर भी हुई होंगी। इन केस के अगर अभी भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजन हो, तो वो आप मुझसे बाय कमेंट्स मैसेज आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो उसका मसला, ठीक है। अब ये देखो सारा काम जो है वो आपका आराम से हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। प्रिंट रिव्यू करोगे, प्रिंट में किस तरीके से आएगा, तो ये देखो कंट्रोल F2 करूंगा तो ये आपके पास प्रिंट रिव्यू दिखा रहा है, ये आपके पास जब प्रिंट निकालोगे तो इस तरीके से चीज आएगी, ठीक है। इस लेक्चर को हम एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर काम करेंगे। एक एडवांस अमाउंट दे देता हूँ, ठीक है। सपोज करो 2000 रुपये एडवांस दे दिया आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस चीज को इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।